दोस्तों नमस्कार। कथरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इंडियन पॉलिटी रिवीजन की ये आखिरी क्लास होगी। इसके बाद हम क्लास नहीं करेंगे। इसमें जितने टॉपिक जो बचते हैं जो कवर करने लायक थे वो हम लगभग सभी कवर कर लेंगे। कोई एक आध टॉपिक छूट गया तो आपको खुद भी देखना पड़ सकता है, लेकिन जितना जो कुछ मामला था इंडियन पॉलिटी का वो हमने लगभग रिवाइज़ कर लिया है। जो ज़रूरी चीज़ें थी वो लगभग हमने कंप्लीट कर ली हैं कि उनके बारे में कुछ कुछ जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो हमने की हैं। अब भी किसी के भी अगर रहती है कि भाई नहीं पढ़ पाए तो कोई बड़ा मामला नहीं है, इसको आप ये समझ लीजिए 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अगर देखेंगे तो स्पीड बढ़ा करके देखिए, कुछ ऐसा है नहीं कि आपको नोट करना है, नोट करने लायक कुछ होगा नहीं। ठीक है, सिर्फ सीधे पढ़ना है, सुनना है और सुनने से सारी चीज़ें हो जाएंगी। नोट करना है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि अब नोट करेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो सुनने पे ध्यान दीजिए। कोई ऐसी चीज़ लगे कि भाई ये बार बार याद नहीं हो रही है, उसको नोट कर लीजिए बेशक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में पहला टॉपिक रहेगा हमारा केंद्र राज्य संबंध, यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो हैं वो किस तरीके के हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध हैं वो भाग 11 में बताए गए हैं और 3 तरीके के संबंध हम देखते हैं, जैसे विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध जिनका जिक्र भाग 11 में है, और वित्तीय संबंध जिनका जिक्र भाग 12 में है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के संबंध हैं। 3 तरीके से सेंट्रल और स्टेट की जो रिलेशन है वो बनते हैं और उन्हीं के कारण जो है तनाव भी पैदा होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 20 क्या कहता है। विधायी संबंध के बारे में आती है, तो आर्टिकल 20 है एक हमारा, ये आर्टिकल 20 गलत लिखा हुआ शायद। संघ या केंद्र का कानून, हाँ उसी में, संघ या केंद्र का कानून संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में लागू है। ठीक है, उसी तरह से विधानमंडल का कानून संबंधित राज्य के क्षेत्र में लागू होगा। ठीक है, तो ये बात है पहली। अब राज्य क्षेत्रातीत विधायन क्या होता है? ठीक है, देखिए, संसद के द्वारा निर्मित कानून भारत से बाहर, राज्य क्षेत्रातीत विधायन का मतलब होता है कि संसद ने जो कोई कानून बनाया वो देश के बाहर कहाँ पे लागू हो सकता है। इसका मतलब है कि भारत की सरकार द्वारा निर्मित कोई कानून, ठीक है, वो भारत से बाहर रहने वाला जो भारतीय नागरिक है, ठीक है, उन पर समान रूप से लागू है। ठीक है, राज्य के संदर्भ में ये लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए क्षेत्रीय जुड़ाव का नियम दिया है। ठीक है, क्या कहा है कि नागरिक अगर भारत के बाहर रहता है तो उसके ऊपर समान रूप से लागू है, लेकिन मान लीजिए किसी राज्य का कोई कानून है, ठीक है, तो वो किसी नागरिक पे उस तरीके से लागू नहीं रहता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके लिए एक क्षेत्रीय जुड़ाव का नियम दिया है। क्षेत्रीय जुड़ाव का मतलब है कि किसी वस्तु, संस्था, व्यक्ति का तार्किक जुड़ाव अगर किसी राज्य से संबंधित होगा तो उसके लिए राज्य का कानून लागू, यानी कि कोई हरियाणा का ही व्यक्ति बाहर रहता है तो हरियाणा का कानून उसके ऊपर लागू रहेगा फिर। ठीक है, अब विषय के आधार पे देखते हैं, अनुसूचियों के आधार पे जिसे हम कहते हैं। भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जब तीनों अनुसूचियों में क्या किया गया है, जैसे शक्तियां, विषय और मूल विषय क्या थे। देखो, सूची कौन सी है? संघ सूची है। शक्ति किसके पास रहेगी? संघ के पास रहेगी। संघ सूची में कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसका? संघ का अधिकार, केंद्र का अधिकार है। विषय कितने हैं? वर्तमान में विषय 100 हैं और जब ये संविधान बना था उस समय पे 97 विषय थे। राज्य सूची है। राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची पे कानून राज्य बनाएगा। विषय कितने फिलहाल में? 61 विषय हैं। और जब भारत आज़ाद हुआ उसमें जब मूल संविधान लागू हुआ तो कितने विषय थे? 66 विषय थे। समवर्ती सूची किसके पास है? दोनों के पास है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो स्टेट बना सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो सेंटर बना सकता है, अपने अनुरूप बनाएंगे पर वो। ठीक है, पहले जब देश आज़ाद हुआ तो विषय कितने थे? 52। ठीक है, सॉरी, अब विषय हैं 52 और जब मूल संविधान लागू हुआ था उस समय विषय थे 47। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेने हैं सूचियाँ किस तरीके से हैं। इसके बाद है समवर्ती सूची के विषय पर यदि संसद एवं राज्य के कानून में विरोधाभास हो जाए, ये क्योंकि इसके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं। अगर दोनों के बीच में कोई अंतर्विरोध पैदा हो गया है, विवाद पैदा हो जाए, तो जो संसद ने कानून बनाया है वो लागू माना जाएगा। और यदि मान लो अब आपके पेपर में दे दिया जाए कि संसद ने कानून बनाया है, वही माना जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट एक और दे रखी है, मान लो यदि राज्य विधानमंडल ने राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर के समवर्ती सूची पे कानून बना दिया तो कौन किसका कानून माना जाएगा फिर? और उसके बाद संसद ने भी कानून बना दिया
तो फिर किसका कानून माना जाएगा? राज्य का कानून प्रभावी होगा, केंद्र का नहीं होगा। ठीक है, केंद्र का कानून तभी प्रभावी होगा जब राज्य ने राष्ट्रपति से अनुमति नहीं ले रखी हो, क्योंकि कोई भी कानून है भारत का, उसको अंतिम अनुमति किसकी होती है? राष्ट्रपति की। तो राज्य ने जो कानून बनाया उसको भी अंतिम अनुमति किसकी मिली? राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, पहले अनुमति ली गई राष्ट्रपति से, उसके बाद कानून बना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत क्या कहता है देखिए इस बारे में। संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत भी है इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में अपने बारे में बात की है कि कानून कैसे लागू हो सकता है। संघीय सर्वोच्चता और समरस यानी कि अर्थान्वयन। ठीक है, समरस अर्थान्वयन का सिद्धांत भी है। दोनों में देखिए क्या फ़र्क है। ये दो सिद्धांत दिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर स्टेट रिलेशन में समवर्ती सूची के संबंध। सुप्रीम कोर्ट तीनों सूचियों का अध्ययन करने के बाद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो तीनों अनुसूचियाँ हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इनको स्टडी करने के बाद कहता है कि तीनों को देखने पर संघ सूची को वरीयता होगी। भाई तीनों सूची देखिए, ठीक है, तो संघ सूची जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, जब राज्य सूची व संवर्ती सूची को देखा जाए तो संवर्ती सूची को वरीयता होगी। यानी कि जब राज्य सूची और संवर्ती दोनों को अगर आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो फिर हम कंकरेंट लिस्ट जो है, संवर्ती सूची जो, उसको हम प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। समरस अर्थान्वयन का सिद्धांत क्या कहता है? जब सुप्रीम कोर्ट विभिन्न सूचियों का अध्ययन करेगा, ठीक है, तो केंद्र व राज्य के बीच समन्वय बनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि कहेगा कि जब भी कुछ भी बात होगी, देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को प्राथमिकता रहेगी या इसको ही प्राथमिकता रहेगी, नहीं, ये सिद्धांत भी साथ के साथ लागू होगा। ये कहता है कि जब इनके बीच में बातचीत होगी, विवाद ज़्यादा है, बेशक कुछ भी हो कि हम संघ सूची को ही प्राथमिकता देंगे, लेकिन नहीं, उसको प्राथमिकता भी तभी दी जाएगी जब दोनों के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन बना दिया जाए, समन्वय बना दिया जाए। ठीक है, जब कोई विकल्प ना बचा हो तो उस समय पर केंद्र सूची को या संघीय सर्वोच्चता लागू कर दी जाएगी। यानी कि जब तक कोऑर्डिनेशन का माहौल है, कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा, लेकिन जैसे ही मामला खत्म हो जाए सर्वोच्चता लागू कर दी जाएगी। ठीक है, अब अवशिष्ट विषय देखिए कौन से हैं। अवशिष्ट विषय में क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय आते हैं आर्टिकल 248 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इनका जिक्र जो हो किसी भी सूची में नहीं है। अवशिष्ट विषय वे होते हैं जो तीनों सूचियों में से किसी में भी ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, कानून बनाए उस समय पे, ठीक है, और कहा कि कुछ आगे आने वाले समय के लिए हो सकता है ऐसी परिस्थितियां बने कि हमने कोई अभी कानून छोड़ दिया हो और वो बाद में दिखाई दे, तो उसको छोड़ा गया कि कोई भी अवशिष्ट विषय आएगा, ठीक है, तो उन पर कानून सिर्फ और सिर्फ संघ बना सकता है। ठीक है, वहाँ पे छूट गया, लेकिन अब बाद में आएगा तो सिर्फ कानून बनाने का अधिकार संघ को होगा। तो 5 परिस्थितियों में संघ जो है राज्य सूची पे नियम बना सकता है। भाई स्टेट लिस्ट है, उसके ऊपर भी तो संघ कानून बना सकता है। सेंटर जो है वो 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके अंदर राज्य सूची पे कानून बना सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। जैसे आर्टिकल 249, जब राज्यसभा राज्य सूची का कोई विषय जो है उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित कर दे, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, ठीक है, जो राज्यसभा है, ठीक है, हाउस ऑफ द स्टेट, उसके अंदर अगर कोई विषय जो है राज्य सूची का विषय कोई हो, उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाए, तो आर्टिकल 249 के तहत जो है संघ जो है कानून बना सकता है। आर्टिकल 250, जब देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तो आर्टिकल 250 के अनुसार जो संघ कानून बना सकता है स्टेट लिस्ट के ऊपर भी। आर्टिकल 252, 2 या 2 से अधिक राज्यों द्वारा अनुरोध किए जाने पर, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य आपसे अनुरोध करते हैं तो आप पे कहेंगे कि आप कानून बना दीजिए, तो कानून बना सकता है। 253, किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि है या समझौता है, उसकी शर्तों को पूरा करने के लिए, सीधी सी बात है भाई, इंटरनेशनल रिलेशंस कौन देखता है? सेंटर देखता है, तो सेंटर लागू करा 253। इसके बाद जो है, बीच में कोई डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो ये हो गया। आर्टिकल 356 क्या कहता है? जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू हो, तब भी जो है हम क्या कर सकते हैं, सेंटर जो है स्टेट की सूची में कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है। तो ये 5 बातें हैं। आर्टिकल 356, स्टेट के अंदर जब इमरजेंसी लगाई गई हो, राष्ट्रपति शासन हो, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि, ठीक है, 253 में, 252 में, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों ने अनुरोध कर दिया हो,
उन्होंने कहा कि बना दीजिए। 250 में जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो, 249 में राज्यसभा जो है वो किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दी। इसके बाद क्या है, प्रशासनिक संबंध पे आते हैं। ठीक है, ये विधायी संबंध थे। आगे देखिए, केंद्र द्वारा राज्य को प्रशासनिक निर्देश यानी कि आर्टिकल 257, केंद्र क्या करेगा, केंद्र द्वारा राज्य को प्रशासनिक निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, आर्टिकल 257 में उनकी बात की गई है। राज्य द्वारा केंद्र की प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग में बाधा न डालने का निर्देश देना। क्या है इसका मतलब, क्या है कि राज्य जो है वो केंद्र की कोई भी प्रशासनिक शक्ति हो उसके बीच में किसी तरीके का विघन नहीं डालेगा। ठीक है, ये निर्देश कौन दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सैनिक एवं राष्ट्रीय महत्व के पुल और संरचना की सुरक्षा का निर्देश भी दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि वो कहेगा कि भाई देखो, राष्ट्रीय महत्व का ये पुल है, ठीक है, सैनिक महत्व का ये पुल है, तो आपको करना क्या है। ऐसा नहीं है कि सेंटर ने बनाया तो ये सेंटर ही सुरक्षित रखेगा इसको। स्टेट की जिम्मेदारी है, आपके पास पुलिस फोर्स है, आप उसको यूज़ करिए और इस पुल की रक्षा करते रहिए। कहीं ऐसा हो कि कल को कोई आए और इसको तोड़ फोड़ के जाता रहे, आप कहें कि हमारी थोड़ी जिम्मेदारी थी, सेंटर की जिम्मेदारी, सेंटर ने बनाया, सेंटर का पुल है, हमारा थोड़ी है, हमने ज़मीन दे रखी है, हमारी जगह भी बना हुआ, बस इतना ही दे सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये देश का मामला है और ये राज्य जो है, ये ज़मीन जो, ये लोग जो हैं, ये देश के लोग हैं, तो इनकी रक्षा करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। ठीक है, तो इनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। रेलवे जो है, रेलवे सेंटर के पास है, पता है स्टेट के पास कुछ भी नहीं, लेकिन उसको सुरक्षा करना, उसके लिए आपको पूर्णतः वो सब चीज़ें लागू करना जो ज़रूरी समझी जाती हैं। ठीक है, आर्टिकल 350 से क्या कहता है, 350 भी क्या कहता है और 351 क्या कहता है। देखिए, 350 कहता है भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये निर्देश दे सकता है सेंटर कि भाई देखिए, भाषाई अल्पसंख्यक बच्चे हैं कि भाषा के आधार पे कुछ जो है माइनॉरिटी हैं, उनको आप उसकी मातृभाषा में शिक्षा देंगे जो भाषा उसके घर में बोली जाती है, जो भाषा वो समझता है। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की उन्नति करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश भी दिया जा सकता है। ठीक है, कि भाई जो माइनॉरिटीज़ हैं भाषा के आधार पे, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको कैसे आगे लाया जाए, उनकी पहचान कैसे की जाए और उनको कैसे जो है अपलिफ्ट किया जाए, तो उनके लिए जो है किसी न किसी एक अथॉरिटी की, एक अधिकारी को भी नियुक्त करने का निर्देश दे सकती कि ऐसा कोई अधिकारी नियुक्त करिए आप। ठीक है, इसके बाद जैसे हिंदी भाषा की उन्नति और उसका प्रसार का निर्देश, ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, अब नीति संबंधित निर्देश भी दिए जा सकते हैं। आर्टिकल 365, केंद्र राज्य को नीति संबंधित निर्देश भी जारी कर सकता है यदि राज्य उसे पूरा करने में असमर्थ होता है। मान लो कोई नीति बनाई है, उसको पूरा नहीं कर रहा राज्य, तो उसको बोलेगा कि उसको डायरेक्शन दी जाएगी कि इसको पूरा करिए। तो केंद्र जो है उस राज्य में आर्टिकल 356 के तहत क्या करेगा, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्देश भी जारी कर सकता है कि भाई आपको नीतियाँ लागू करने की बात हुई थी, आपने नहीं लागू की। ठीक है, आपको बोला गया कि कृषि कानून लागू करने हैं और आप कह रहे हैं कि हम तो नहीं लागू करेंगे। ठीक है, आप कहेंगे कि इसमें कहीं भी लागू नहीं होने देंगे। हमने बोला कि देश के अंदर CAA लागू करना है, सेंटर ने बोला ये निर्देश है, आपने नहीं लागू किया। ठीक है, लेकिन और आप जो है इसका विरोध कर रहे हैं और अपने तरीके से चला रहे हैं, तो क्या करेंगे, आर्टिकल 356 का यूज़ करें कि आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और संविधान के उल्लंघन के आरोप में आपकी सरकार को बर्खास्त किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत आपके राज्य में राष्ट्रपति को सारी शक्तियां दी जा रही हैं। अब आपकी सरकार भंग रहेगी। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन को संभालेगा, ये बात बोल दी जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए वित्तीय संबंध क्या कहते हैं। वित्तीय संबंध में दो चीज़ें, कर और अनुदान। और कर में क्या होता है, कर लगाना, कर इकट्ठा करना और कर विनियोजित करना। ठीक है, विनियोजित मतलब कि किसको दिया जाएगा, किसको बांटा जाएगा। ठीक है, किसके खाते में जाएगा, यानी कि कर लगाया, कर वसूला और किसके खाते में जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस टेबल को याद कर लेना, यानी कि आरोपण कौन लगाता है, कर लगाएगा कौन। ठीक है, संग्रहण यानी कि इकट्ठा कौन करेगा टैक्स को, विनियोजित यानी कि मिलेगा किसको। अब देखिए संघ जो कर लगाएगा, संघ ही इकट्ठा करेगा और संघ के खाते में ही जाएगा। एक तो ये है, जैसे 86वें संविधान संशोधन के बाद सभी कर विभाजनीय बना दिए गए, ये 80वां संविधान संशोधन है, 86वां नहीं है।
अब क्या कर दिया गया, ये वाला प्रोविज़न तो ख़त्म ही हो गया है, ठीक है, कि संघ लगाएगा, संघ इकट्ठा करेगा और संघ ही जो है उसको अपने पास रखे, अपने खाते में रखेगा। 80वां संविधान संशोधन हुआ, सारे कर ऐसे हटा दिए गए हैं कि विभाजनीय बना दिया गया कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ संघ के पास ही रहेगा, अब इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, सेंटर और स्टेट दोनों के पास जाएगा, ठीक है। ये वाला प्रोविज़न तो गया ख़त्म। अब आगे क्या, जैसे राज्य कर लगाएगा, राज्य ही इकट्ठा करेगा और राज्य ही उसको क्या करेगा, अपने खाते में रखेगा। कौन सा कर होता है, वाणिज्य कर, कमर्शियल टैक्स। उसके बाद जैसे संघ लगाएगा, राज्य इकट्ठा करेगा और राज्य को मिलेगा कौन सा कर, विनिमय पत्र जो जारी किए जाते हैं या स्टाम्प शुल्क जो लगाया जाता है वो कर होता है, जो राज्य सेंटर लगाता है, राज्य इकट्ठा करता है और राज्य ही रख लेता है अपने पास। इसके बाद संघ लगाएगा, संघ इकट्ठा करेगा और राज्यों को डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, राज्यों को, यानी कि रेल भाड़ा, माल भाड़ा। क्या होता है इसके अंदर यही होता है कि भाई सेंटर ने लगाया, सेंटर ने ही इकट्ठा किया रेल भाड़ा, माल भाड़ा, सब कुछ, लेकिन उसको डिवाइड कैसे किया, स्टेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, स्टेट्स जो हैं उनको दे दिया गया। संघ, एक और संघ लगाएगा, संघ इकट्ठा करेगा और संघ और राज्य दोनों को मिलेगा। कौन से कर होते हैं, निगम कर होता है, आय कर होता है, सीमा शुल्क होता है, ये सारे कैसे, ये डिवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। 101वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, एक देश एक कर, ये मोटो वाक्य लिया गया था। क्या लेके आए, जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। ये सीजीएसटी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, और ये इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार से संबंधित केंद्र वसूल करेगा, ठीक है। यानी कि राज्यों जो हैं वो आपस में जो हैं व्यापार करते हैं तो उसको कौन करेगा, केंद्र वसूल करेगा और राज्यों को वापस सौंप देता है, ठीक है, ये है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये सेंटर के पास जाता है, ये स्टेट के पास जाता है, तो जीएसटी को दो भागों में डिवाइड किया गया कि आधा आधा मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 279 इसके अंदर एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था जब जीएसटी लाया गया और इसमें क्या कर दिया गया, जीएसटी काउंसिल बनाई गई। आपसे पूछे पेपर में, जीएसटी काउंसिल भारत के किस आर्टिकल में, 279A में, ठीक है, याद रखें 279A में लाई गई है, ठीक है। अब देखो जीएसटी काउंसिल बनी कैसे, उसका ढांचा कैसे होगा, संरचना कैसे होगी। अध्यक्ष होता है उसके अंदर, अध्यक्ष कौन होता है, भारत का वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। सदस्य राज्यों के सारे फाइनेंस मिनिस्टर, सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर। उपाध्यक्ष वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का राज्य मंत्री जो है वो उपाध्यक्ष बनता है, ये संरचना है। अनुदान कैसे दिए जाते हैं, ये तो थे टैक्स, अनुदान कैसे आते हैं, अनुदान होता है लोन टाइप, ठीक है, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए दिया जा सकता है, जनजातियों के कल्याण के लिए दिया जा सकता है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए दिया जा सकता है कि भाई सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है उसको हम ख़त्म करेंगे। सॉरी, आगे देखिए, एक गोडगिल फार्मूला लाया गया था इस मामले में, ठीक है, अनुदान के मामले में अनुदान कैसे डिवाइड किया जाएगा। जैसे स्टेट, जैसे कि राज्य को राशि देनी है, ठीक है, किसी राज्य को राशि देनी है, किसी को पैसा देना, वो कैसे दिया जाएगा। जो विशेष राज्य होते हैं उनको जैसे 90% तो दिया जाएगा सरकार की तरफ से सहयोग, अनुदान जिसे कहते हैं, और 10% दिया जाएगा लोन। और जो सामान्य राज्य होते हैं उनको 10% तो दिया जाएगा सहयोग और 90% दिया जाएगा ऋण, लोन, ठीक है, इस तरीके से। अब विशेष राज्य में कौन कौन आएगा, पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य, राज्य का सैनिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व हो वो राज्य, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन वाले राज्य, इनको याद रखना, ये विशेष राज्य होते हैं। और इसी विशेष राज्य की डिमांड कौन कर रहा है, आंध्र प्रदेश डिमांड कर रहा है इसकी, और बिहार भी डिमांड कर रहा है। बिहार कह रहा है कि हम सामाजिक और आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए हैं, आंध्र प्रदेश कह रहा है कि हम आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए हैं, ठीक है, और हम आदिवासी जनजाति क्षेत्र है ये, इसलिए इसको विशेष दर्जा दिया जाए। अंतर्राज्य परिषद, इसके बारे में देखिए, आर्टिकल 263 में है, ठीक है, आर्टिकल 262 में बोला गया है कि एक अंतर्राज्य परिषद बनाई जाए,
ठीक है, जो देश के नदी जल विवाद है राज्यों के बीच, उनको सुलझाने के लिए हो। 1990 में इसका गठन किया गया था। सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी, 1983 में सरकारी आयोग बनाया गया था, उसकी सिफारिश के आधार पे इसका गठन हुआ था। प्रधानमंत्री जो होता है वो इसका पदेन अध्यक्ष रहता है। सदस्य जो हैं वो राज्यों के मुख्यमंत्री और यूटीज़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, यही काम है। इसके बाद जो है नीति आयोग आता है। नीति आयोग क्या करता है? 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। स्वरूप कैसा? संघात्मक स्वरूप है। राज्यों के मुख्यमंत्री इसके अंदर सदस्य रहते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। भारत सरकार का एक थिंक टैंक इसको बोला जाता है। भारत के विकास के लिए राष्ट्रीय एजेंडे को तैयार करना इसका काम है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना इसका काम है। सुशासन की संरचना को बढ़ावा देना इसका काम है। देखो, कभी भी आप गवर्नेंस की यूनिट पढ़ते हो, 10th यूनिट जब पढ़ोगे, नीति आयोग जरूर पढ़ोगे वहाँ पे। और नीति आयोग को पढ़ते हुए जो है आप 2-3 चीज़ें ध्यान रखना। कभी भी फेडरलिज्म का टॉपिक पढ़ो भारत के बारे में तो नीति आयोग जरूर पढ़ना। ठीक है, जब भी कहीं पर भी आप सुशासन की बात करें, गुड गवर्नेंस की बात करें, तो गुड गवर्नेंस की बात करते हुए जो है आपको नीति आयोग की सारी जो रिकमेंडेशन है, नीति आयोग ने जो बातें बताई हैं, गुड गवर्नेंस कैसे हासिल की जा सकती है, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी जरूरी है। इसके बाद जो है इसकी संरचना कैसे होती है? संरचना होती है इसकी, जैसे एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, सांगठनिक सदस्य होते हैं और शासकीय परिषद होती है। शासकीय परिषद में कौन कौन? अध्यक्ष तो कौन होगा? प्रधानमंत्री हो गया। शासकीय परिषद कौन होगी? ठीक है, तो इसमें शासकीय परिषद में आएंगे चीफ मिनिस्टर्स आएंगे सारे, और यूटीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे सारे। ठीक है, इसके अलावा सांगठनिक सदस्य कौन होते हैं? इसके संगठन के अंदर सदस्य, एक तो उपाध्यक्ष होगा, 3 पूर्णकालिक सदस्य होंगे जो हमेशा बने रहेंगे, 2 अंशकालिक सदस्य रहेंगे जिनको कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाएगा, 4 संघीय मंत्री रहेंगे, यानी कि यहाँ पे 4 कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे नीति आयोग में, एक मुख्य CEO, मुख्य शासकीय CEO होगा। ठीक है, CEO बनाया जाएगा एक। ठीक है, इसके बाद जो है आगे चलते हैं, वित्त आयोग की बात कर लेते हैं। फाइनेंस कमीशन जो उसके ऊपर बात करते हैं, भारत का फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 में इसका जिक्र किया गया। 15th चल रहा है फिलहाल में, 2020 से 2025 चलना है। 1 साल बढ़ा दिया गया था, इसका 2026 तक कर दिया गया है इसको। ठीक है, 2020 से 2025 तक जो है हमने फाइनेंस कमीशन बनाया था, लेकिन क्या हुआ, बीच में कोरोना वगैरह आ गया और उसके सामने 1 साल ख़राब हुआ, तो क्या हुआ, फाइनेंस कमीशन की जो डेट है अब 2026 तक फाइनेंस कमीशन काम करेगा। तो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। इसका अध्यक्ष कौन है वो आप लोगों को देखना फिलहाल में। ठीक है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, भारत में वित्त आयोग के फिलहाल में अध्यक्ष कौन है वो याद रखिए। 5 सदस्यीय होता है, एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष क्या होगा? अध्यक्ष कौन होगा? सार्वजनिक कार्य का अनुभव रखने वाला व्यक्ति जो है वो भारत का वित्त आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक है, सदस्य कौन होंगे? एक हाईकोर्ट का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, एक अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो, एक वित्त एवं लेखाओं का विशेषज्ञ हो, एक वित्त प्रशासन का जानकार हो। ये आपको याद रखने, वित्त प्रशासन का जानकार हो, ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जानकार हो, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का जो है वो एक स्पेशलाइज व्यक्ति हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स का स्पेशलाइज्ड व्यक्ति हो कि भाई इकोनॉमिक्स जानता हो, हाई कोर्ट का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, हाई कोर्ट का जज बनने की। इसके बाद कार्य क्या करता है, ये काम क्या करता है? केंद्र एवं राज्य के बीच कर को लेकर के बंटवारे की सलाह देगा कि स्टेट को कितना मिलना चाहिए, सेंटर को कितना मिलना चाहिए, उसके लिए जो ये सलाह देगा। केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों के बारे में सलाह देगा कि भाई केंद्र स्टेट को कौन से अनुदान दे रहा है, ठीक है, कौन सी सहायताएं दे रहा है, उन सहायताओं के बारे में बताएगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्य, राष्ट्रपति कोई भी कार्य सौंपेगा इनको फाइनेंस से रिलेटेड, वो सारे से पूरे करने होते हैं। 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद वित्तीय स्रोतों के बारे में राज्यों को सलाह देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नोट कर लीजिएगा। कहीं भी आपको अटका देगी, आपको लगेगा कि नहीं राज्य वित्त आयोग बनाया गया है, राज्य चुनाव आयोग बनाया गया है, वो सलाह देंगे सरकार को, सेंटर से सलाह नहीं आ सकती, क्योंकि राज्य पंचायतों के जो मामले वो स्टेट को दिए गए हैं, इसीलिए ये प्रोविज़न नया है। याद रखिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद जो है ये बात आ गई थी कि वित्तीय स्रोतों के लिए, कि आपके लिए फाइनेंशियल सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, पंचायतों को पैसा कहाँ कहाँ से कमाने का मौका मिल सकता है, कहाँ से उसके पास पैसा आ सकता है, तो उसके लिए सलाह कहाँ से देगा? राज्यों को सलाह देगा कौन? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद पंचायती राज को देख लेते हैं। पंचायती राज के बारे में 2-4-5 बातें हैं, वो ज़्यादा देखें। सबसे ज़रूरी इसकी समितियाँ क्या होती हैं, उन समितियों को देखते हैं। सबसे पहले बनता सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ये फेल हुआ,
इसी की जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति ने, देखो ये इसके सामने कुछ लिखा भी हुआ है, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, सहयोग के लिए एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा बनाई गई थी 1953 में, लेकिन ये फेल रहा था और इसकी जांच पड़ताल के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी 1957 में। उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की। अशोक मेहता समिति बनी 1978 में, इसने द्विस्तरीय की बात की। ठीक है। जीवीके राव समिति बनी 1985 में, इससे पहले एक और बन जाती है हनुमंत राव समिति बनती है 1983 में, और सरकारी आयोग भी जो 1983 में आ जाता है, और उसके बाद जीवीके राव समिति आती है 1985 में। नियमित चुनाव की सिफारिश इन्होंने की थी। एलएम सिंघवी समिति आई, इसने संवैधानिक दर्जा दिया जाने की बात की, और इसी के बाद जो है 64वां संविधान संशोधन आता है। ठीक है। और पीके थुंगन समिति जो है, इसने भी कहा था कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये जो 64वां संविधान संशोधन जो आया था, ये इसकी सिफारिश इसके बाद आता है। ठीक है। तो 64वां संविधान संशोधन जो है वो नहीं पास हो पाता क्योंकि लोकसभा भंग हो गई थी। ठीक है। हरलाल सिंह खर्रा जो है, हरलाल सिंह खर्रा समिति बनी थी 1990 में। इस समिति की फाइनल सिफारिशों के बाद में जो है हमने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया था। इसके बारे में कुछ हम आर्टिकल समझ लेते हैं। 243D, 243I, 243K और 243E, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपको याद रहने चाहिए। ठीक है। 243A में जो कहते हैं, 243 में क्या कहा है कि पंचायतें होंगी। ठीक है। पंचायतों स्वशासन की बात हो गई। ठीक है। 243D क्या कहता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण और SC ST के लिए 33% सीटें रिजर्व रहेंगी। ठीक है। और 243I में जो है राज्य वित्त आयोग, ये होगा कि राज्य का अपना एक वित्त आयोग होगा। राज्य निर्वाचन आयोग वो होगा 243 के में, यानी कि पंचायतों को पैसा कहाँ से मिलता है, पैसा कैसे मिलेगा, वो राज्य वित्त आयोग बताता है। ठीक है। सलाहें सारी गवर्नमेंट को जो है, स्टेट गवर्नमेंट को राज्य वित्त आयोग देता है फाइनेंस के बारे में, पंचायतों को पैसा पहुंचाने के लिए। ठीक है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायतों के जो इलेक्शन करवाता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है। इसके बाद 243E, विघटन पर 6 महीने में चुनाव होगा। 243E में क्या कहा है कि ये कार्यकाल की बात की गई कि भाई मान लो पंचायत का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल। अगर विघटित हो जाएं तो विघटित हो गई, तो विघटित होने के बाद में जो है 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना जरूरी है। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो भी इस क्लास के अंदर होना चाहिए था। इसके बाद थोड़ा सा पार्ट बचता आपका नागरिकता वाला, जो शुरू में करवाना चाहिए था, लेकिन ये बाद में हम करवा रहे हैं इसको। इसलिए देखिए, नागरिकता क्या है, आर्टिकल 5 से 11 के अंदर। ठीक है। भाग 2 में। ठीक है। भाग 2 है आर्टिकल 5 से, इसको 2 भागों में भी डिवाइड, जैसे ये लिख लीजिए 5 से 11 भाग 2, और इसको भी हम जो है 5 से 11 को भाग 5, इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो 5 से 8 तक और फिर एक 9 से 11 तक, ये इस तरीके से आर्टिकल। 5 से 8 तक वाला जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये याद नहीं रहता बच्चों को। आर्टिकल 5 क्या कहता है, किसी जो भारत में, किसी का भारत में जन्म स्वतंत्रता पूर्व या बाद में हुआ है, किसी का भी जन्म, ठीक है, तो वो भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 6 कहते हैं कि पाकिस्तान से भारत आता है कोई व्यक्ति 1947 से पहले, क्योंकि हम आज़ाद हो गए 1947 में और 1947 में पाकिस्तान बन गया। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 7 कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले, क्योंकि फिर क्या हुआ, पार्टीशन तो हुआ, लेकिन क्या हुआ, दिक्कत ये हुई कि देश के अंदर दंगे छिड़ गए और मारकाट मच गई। उसके लिए फिर एक और प्रोविजन कि 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत अगर कोई आ गया तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 8 क्या कहता है, भारतीय मूल के लोग भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर वे भारत से बाहर हैं। समझ में आया। आर्टिकल 8 कहता है कि भारतीय मूल के लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर वे भारत से बाहर रहते हैं। अब 3 टर्म है, PIO, OCI, NRI। ठीक है। पीपल्स इंडियन ओरिजिन, ठीक है, ओवरसीज इंडियन और NRI। ठीक है, नॉन रेजिडेंस इंडियन। इसमें क्या है, NRI को जो भारत का नागरिक माना जाता है। ठीक है। और OCI जो होते हैं वो क्या होते हैं कि यहाँ से चले गए, पता नहीं चला, वहाँ पे भी नागरिकता नहीं और वो सब चीज़ें नहीं, ऐसा हो जाता है। ओवरसीज इंडियन मतलब ये है कि बहुत पहले स्वतंत्रता से पूर्व कहीं पे चले गए थे, अब वे जो हैं भारत की नागरिकता चाहते हैं। ठीक है। तो वो भारत में आकर के अपनी नागरिकता ले सकते हैं। PIO जो हैं वो भारत से चले गए, ठीक है, और नागरिकता छोड़ दी उन्होंने अपने भारत की, लेकिन अब उनके बच्चे जो हैं अब वो भारत की नागरिकता चाहते हैं। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि वो भी अपने लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जो OCI जो होते हैं इनके लिए आजीवन वीज़ा संबंधी
प्रावधान होते हैं। ठीक है, अब आजीवन वीज़ा होता है इनके लिए, और इनके लिए क्या होता है, पीआईओ के लिए 15 वर्ष का वीज़ा होता है। ये क्या होते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं लेकिन बागवानी से संबंधित नहीं खरीद सकते। याद रखना, ये दोनों की दोनों ओसीआई और पीआईओ, ये जिनके पास ये कार्ड होता है वो संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन काम जो बागवानी की संपत्ति होती है देश के अंदर, कृषि लायक जो होती है बागवानी, उसमें नहीं आप खरीद सकते हैं। 2003 में हमने अमेंडमेंट किया था नागरिकता संशोधन के द्वारा। 16 देशों के पीआईओ के लिए जो हमने क्या किया था, यह प्रावधान होगा कि जो पीआईओ जो है वो पीआईओ ये कार्ड ख़त्म कर दिया गया और उसको क्या है, ओसीआई का दर्जा दे दिया गया। यानी कि इनको क्या किया गया, आजीवन वीज़ा मिल गया। अब जो पीआईओ हुआ करते थे 16 देशों के नागरिकों के लिए, 16 देशों के अंदर उनकी आइडेंटिफिकेशन की गई थी। ओसीआई क्या होता है, यदि विदेशी होता है, यद्यपि क्या होता है कि ये विदेशी होता है, मेनली तो हम मानते हैं इसको विदेशी है, लेकिन भारत में कुछ सुविधाएं उन्हें अन्य विदेशियों से ज़्यादा मिलती हैं। जैसे वीज़ा की ज़रूरत नहीं भारत आने के लिए, शिक्षा संस्थाओं में सीटें आरक्षित होती हैं इनके बच्चों को, भारत में पूंजी निवेश में अन्य विदेशियों की तुलना में अलग सुविधाएं मिलती हैं इनको। इसके बाद इन्हें 15, 16, 19, 29, 30 आर्टिकल की सुविधा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, यानी कि जो विदेशी होते हैं दूसरे, उनको 15, 16, 19, 29, 30 आर्टिकल की सुविधा प्राप्त नहीं होती, लेकिन इनको होती है। चुनाव नहीं लड़ सकता, ये वोट नहीं डाल सकता, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद धारण नहीं कर सकता। ये इसकी स्थिति रहती है ओसीआई कार्ड वाले की। ठीक है, कुछ सुविधाएं ज़्यादा भी हैं, कुछ सुविधाएं रोकी भी गई हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 भी आया था। इसके द्वारा जो पीआईओ योजना का विलय कर दिया गया और उनकी जगह पे ओसीआई कार्ड जो है वो गिना जाने लगा कि पीआईओ नहीं होगा आगे से कोई भी, सब ओसीआई गिने जाएंगे। ठीक है, तो अब भारत के अंदर एनआरआई और ओसीआई दो ही कार्ड मिलते हैं। एक और संशोधन हुआ, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, बवाल कट गया देश के अंदर। ठीक है, तो पाकिस्तान, इसमें क्या प्रोविज़न था कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, 3 देश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, तीनों मुस्लिम देश, इनके हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ठीक है, सिर्फ ये 6 धर्मों के लोग जो हैं, इन 6 धर्मों के लोग जो हैं 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं। जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्या बोला गया कि 3 देशों से, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से अगर कोई पॉलिटिकली तौर पे पीड़ित व्यक्ति है और वो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म से संबंध रखता है, तो वो भारत के अंदर 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुका है, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। किस आधार पे? नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के आधार पे, यानी कि उनको मात्र 5 साल भारत में और रहना पड़ेगा, उसके बाद उनको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो 5 साल नेचुरलाइजेशन प्रोसेस होता है प्राकृतिकरण के आधार पे, और प्राकृतिकरण के आधार में ये होता है कि उनके ऊपर जितना जो कुछ भी मामला, जो कुछ भी केस हैं, वो सब हटा लिए जाएंगे और उनको पूर्णतः नागरिकता का दर्जा दिया जाएगा और उनकी शुरुआत यहाँ से अब की जाएगी। ठीक है, बवाल ये कटा था इसके ऊपर कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ही क्यों चूज़ किए, सिर्फ मुस्लिम देश चूज़ किया, आपने मुस्लिम को टारगेट क्यों किया? क्या पॉलिटिकली तौर पे मुस्लिम पीड़ित नहीं हो सकते? ठीक है, आपने ये कहा कि सिर्फ इन 3 देशों के, वो भी इन 6 धर्मों के। क्या चाइना के अंदर मुस्लिम पीड़ित नहीं है? क्या बर्मा के अंदर मुस्लिम पीड़ित नहीं है? रोहिंग्या मुसलमान, क्या श्रीलंका के अंदर मुस्लिम पीड़ित नहीं है? ठीक है, बाकी जगह पे आपने, इन्होंने कहा कि मुस्लिम इन देशों में इसलिए पीड़ित नहीं है कि यहाँ ये मुस्लिम बहुल कंट्री हैं। चलो, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे अहमदिया मुस्लिम हैं, ठीक है, वो पीड़ित रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अफ़गानिस्तान के अंदर पीड़ित रहते हैं बहुत सारे मुस्लिमों के ग्रुप जो हैं। रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं वो म्यांमार में तंग थे तो भारत की तरफ आए। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर के बवाल था कि आप लोगों ने भेदभाव किया और मुस्लिम्स को टारगेट करके ये बात की है। ठीक है, इसलिए ये बात बोली गई थी। लेकिन इन्होंने 31 दिसंबर 2014 का पहले का हवाला दिया, तो उसमें 31 दिसंबर 2014 से पहले भी आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये माना गया कि नहीं, मुस्लिम तंग नहीं है। ठीक है, और इन्होंने मुस्लिम बहुल का वो कहा, तो इन्होंने कहा कि ये धार्मिक आधार पे अपने देश को चलाते हैं और धार्मिक आधार पे ये मुस्लिम देश हैं। तो कई लोगों ने बोला कि हिंदू बहुल भी तो है नेपाल। ठीक है, और दूसरा कि वहाँ का नाम क्यों नहीं लिखा आप लोगों ने कि वहाँ से दूसरे धर्मों के तंग हो सकते? आपने भूटान का नाम क्यों नहीं लिखा? आपने बर्मा का नाम क्यों नहीं लिखा? वो बौद्ध कंट्री हैं।
ठीक है, और उनके अंदर भी तो दूसरे धर्मों के लोग पीड़ित हो सकते हैं, श्रीलंका नाम क्यों नहीं लिखा, इस तरीके की डिबेट उठी थी। तो इस मामले को बंद करते हैं, हम डिबेट नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये आपकी इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन था जिसको हमने कंप्लीट किया आज, ठीक है। अब हम पॉलिटी को रिवाइज कर चुके हैं। अगर कुछ ऐसा रहा कि कोई और यूनिट जो उसको रिवाइज किया जा सकता है 1-2 दिन के अंदर, इतना समय नहीं है कि हम सब कुछ कर पाएँ, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जैसे आज 31 अगस्त है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि 4 को पेपर हैं, 1 और 2, यानी कि कल और परसों 2 दिन कुछ वीडियोस डाल सकते हैं, छोटी मोटी जितनी भी हो सकती हैं किसी से रिलेटेड। जैसे मुझे लगता है पब्लिक एड से रिलेटेड वीडियो डाली जा सकती है, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है उसका रिवीजन करवाया जा सकता है, एक ही क्लास के अंदर 1 घंटे के अंदर सभी थिंकर करवा दिए जाएँ, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके कई और जैसे पब्लिक एड जो है उसके थिंकर करवाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं करवा पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, अगर हो पाई तो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। बस एक रिक्वेस्ट, कमेंट करिए आप, चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपके कमेंट के बाद ही फैसला कर पाऊँगा कि क्या मैं ये सब करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। अगर कमेंट नहीं आते हैं तो फिर नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।